हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी का आर्टिकल्स। ठीक है, तो साल भर के अंदर का रहेगा, फिलहाल अभी 8-9 महीना पहले का ही रहेगा। ठीक है, तो वो चलिए देखते हैं क्या करके। तो क्वेश्चन है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट एंड इकोसिस्टम से हम देखेंगे। तो पहला टॉपिक है रामसर सम्मेलन, रामसर कन्वेंशन। ठीक है, या फिर आर्द्र भूमि के बारे में जानेंगे, डायरेक्टली यही कहिए। आर्द्र भूमि के बारे में जानेंगे और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिससे प्रश्न जो है हमेशा पूछा जाता रहता है। तो परिचय की बात किया जाए तो 1971 में स्थापित आर्द्र भूमि के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि। भारत जो है 1982 में इसका हस्ताक्षरकर्ता बना था। रामसर स्थल भारत में अब 89 फरवरी 2025 तक का ये डेटा है। और ये क्या है, घटता तो नहीं, बढ़ता ही रह रहा है। ठीक है, रामसर स्थल है जो यहाँ पे ध्यान लिख देना है कि 13 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में, यानी 13 लाख प्लस क्षेत्र में फैले हुए हैं। एक फिक्स डेटा तो हो नहीं सकता है इसका। ठीक है, कि एकदम इतना ही हो। ठीक है, तो इसको 13 लाख प्लस हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है, ऐसा ध्यान में रखना है। क्षेत्र क्या है, कोलंबिया में रामसर संरक्षण के तहत सबसे बड़ा। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि रामसर संरक्षण के तहत सबसे बड़ा जो क्षेत्र है, जैसे ये क्षेत्र यहाँ पे हमारा, तो उसी प्रतिशत को देखा जाए, उसी क्षेत्र को देखा जाए, प्रतिशत और क्षेत्र में बहुत अंतर होता है। ठीक है, तो क्षेत्र किसके पास सबसे ज्यादा है, बोलिविया के पास। फिर है स्थल संख्या की बात किया जाए, मतलब जो स्पॉट है कितने नामित है, जैसे भारत में 89 नामित है, तो यूनाइटेड किंगडम में विश्व भर में रामसर स्थलों की संख्या सबसे अधिक है, लेकिन क्षेत्रफल के अनुसार बोले तो बोलिविया के पास सबसे अधिक है। ठीक है, काउंट में कम हो सकता है। की बात किया जाए तो सबसे ज्यादा रामसर स्थल तमिलनाडु में है, यहाँ 18 है। तो ये डेटा भी आप देख लीजिएगा, हो सकता है कभी तो बढ़ गया हो। फिर उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है और यहाँ 10 है। जहां तक डेटा हमको मिला है वो अभी का यही है। पर भारत के रामसर आर्द्र भूमि देश के कुल आर्द्र भूमि क्षेत्र का लगभग 10% है। तो ये डेटा है कि ये भी याद रखना है। तो पहला नंबर पे तमिलनाडु है, दूसरा पे यूपी है, ये याद रख सकते हैं क्योंकि ये सब क्वेश्चन बनता है। ये 18 राज्यों में फैला हुआ है। ठीक है, फिर ये DDoS हमला, ये आखिर होता क्या है, बड़ा क्या इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कभी कभी तो इसको जानबूझकर लोग करते हैं। ठीक है, और कभी कभी ये किसी कारण से हो जाता है, उस तरह की स्थिति पैदा हो जाता है। तो इसको जनरली ये इसका किताबी भाषा पढ़ने के पहले कुछ समझने की कोशिश करेंगे। मान लेते हैं कोई सर्वर है, किसी एग्जाम का रिजल्ट ऐसा मान लिया निकलता है, मान लेते हैं 10th या 12th का रिजल्ट। ठीक है, या फिर कंपटीशन का ही कोई साइट पे रिजल्ट निकला, सारे बच्चे एक साथ विजिट करना शुरू कर दे, तो उससे क्या होता है, सर्वर उसका क्रैश हो जाता है, काम करने नहीं लगता है। ठीक है, तो वहां पे क्या हो गया, नेटवर्क बाधित हो गया। तो इसी को डीडीओस बोलते हैं। तो जानबूझकर यदि काम किया गया कि बहुत सारे लोग जाकर एक साथ विजिट किए किसी साइट पे और उसको क्या किए, इंटरप्टेड कर दिए, इंटरप्ट हो गया, काम करना बंद कर दिया, तो ये एक आपराधिक घटना है। बट किसी कारण से यदि हो रहा है कि सब एक साथ पहुंच गए और बेल नो नहीं किस कारण से ये हो रहा है, तो वो आपराधिक नहीं हुआ। क्यों, रिजल्ट निकला तो सब तो जाकर देखेंगे। बट जानबूझकर यदि इस तरह से किया जाता है, कराडिडियोस हमला एक दुर्भावनापूर्ण प्रयास है जो किसी सर्वर से या नेटवर्क के सामान्य ट्रैफिक को बाधित करता है। या इंटरनेट के ट्रैफिक के बार से लक्ष्य को प्रभावित करता है। उपयोगकर्ता को ऑनलाइन सेवाओं और साइटों तक पहुंचने से रोकना एक साइबर अपराध है। ठीक है, तो जनरली डीडीओस उसी लक्ष्य में निगेटिव में आता है कि जानबूझकर किसी सर्वर को बाधित किया गया है। ठीक है, कैसे काम करता है, डीडीओस हमले इंटरनेट से जुड़ी मशीनों के नेटवर्क पर किए जाते हैं। व्यक्तिगत डिवाइस को बॉट या जॉम्बी कहा जाता है। बॉट्स के समूह को बॉटनेट कहा जाता है। हमलावर बॉटनेट का उपयोग करके हर बॉट को दूरस्थ निर्देश भेजता है।
अरे जब बॉटनेट पेज के सर्वर या नेटवर्क को लक्षित करता है तो प्रत्येक बॉट लक्ष्य के आईपी पते पर अनुरोध भेजता है, जिससे सर्वर या नेटवर्क अधिक दबाव में पड़ता है या फिर क्रैश होने लगता है, कह सकते हैं। फिर उद्देश्य क्या है? सुरक्षा परिधि को भंग करना नहीं, बल्कि सेवा को बाधित करने के लिए लक्ष्य पर ट्रैफिक को देखिए साथ क्या है, किसी भी सर्वर पे ज्यादा लोग पहुंच गए। बॉटनेट क्या है? डीडोस हमले बॉटनेट का उपयोग करते हैं, जो कि लक्ष्य पर ट्रैफिक को भरने के लिए उपयोग किए जाने वाले समझौता किए गए उपकरणों का नेटवर्क होता है। यानी सारे समूह, एक डिवाइस कोई यूज कर रहा है तो उसको बॉट बोलते हैं। इसी तरह से ये बॉट का क्या है, एक नेटवर्क बना दिया जाए तो वो फिर बॉटनेट कहलाएगा। और इसको सूचना दिया जाए कि फलाना सर्वर को क्रैश करना है और सारे यदि एक साथ विजिट करना शुरू कर जाएंगे तो फिर यह घटना घट जाती है। तो डीडोस हमले बॉटनेट का उपयोग करते हैं, जो लक्ष्य पर ट्रैफिक को भरने के लिए उपयोग किए जाने वाले समझौता किए गए उपकरणों का नेटवर्क है, जिसे सेवा से इनकार हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। मूल वाक्य विधि। मूल वाक्य विधि आखिर है क्या? मूल वाक्य विधि जो है, जनरली मूल वाक्य एक बैक्टीरिया का नाम है जो मच्छरों इसमें पाया जाता है, ठीक है। लेकिन एक यहाँ पे वायरस का नाम आएगा जो चिकनगुनिया, डेंगू ये सब फैलाता है, एडिस इजिप्टी मच्छर। अच्छा, एडिस इजिप्टी तो उसका वाहक हो गया ना, सॉरी नाम ही एडिस इजिप्टी मच्छर का, कभी कंफ्यूजन होता है। तो इसमें जो है ये बॉल्विकिया बैक्टीरिया नहीं पाया जाता, इसको अलग से उसमें कृत्रिम रूप से इंट्रोड्यूस करवा के इसमें संवर्धित किया जाता है, उसका वृद्धि करवाया जाता है, ठीक है। तो आइए जानते हैं बॉल्विकिया विधि आखिर किस प्रकार से काम करता है। ये होता क्या है ना, मच्छरों को नियंत्रित करने का एक विधि है, ठीक है। मतलब कि इसके अंदर जो उसका वायरस पलता है या जीवाणु जो भी है पलता है, किसका? चिकनगुनिया का, डेंगू का, उसको ये कम करने का ये बैक्टीरिया काम करता है बॉल्विकिया। तो बॉल्विकिया विधि एक जैविक तकनीक है जिसका उपयोग मच्छरों के जरिए फैलने वाली बीमारियों जैसे डेंगू, चिकनगुनिया और जीका वायरस को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। यह विधि बॉल्विकिया नामक एक प्राकृतिक बैक्टीरिया पर आधारित है जो कई कीट प्रजातियों में पाया जाता है, लेकिन आमतौर पर एडिस इजिप्टी मच्छरों में प्राकृतिक रूप से मौजूद नहीं होता है। एडिस इजिप्टी मच्छर इन बीमारियों के मुख्य वाहक होते हैं। यह कैसे काम करता है? किन बीमारियों को? तो ऊपर ये जो आया डेंगू, चिकनगुनिया और जीका वायरस, और तीनों का वाहक एडिस इजिप्टी मच्छर। बॉल्विकिया का परिचय। वैज्ञानिक प्रयोगशाला में एडिस इजिप्टी मच्छरों में बॉल्विकिया बैक्टीरिया को कृत्रिम रूप से डालते हैं। वायरस संचरण में कमी। अब ये वायरस संचरण में कमी कैसे करता है? तो बॉल्विकिया बैक्टीरिया मच्छरों की कोशिकाओं में रहता है और डेंगू जैसे वायरस को बढ़ने और फैलने से ये रोक देता है, ठीक है। इससे मच्छरों के शरीर में वायरस की मात्रा कम होती जाती है और वे इंसानों में बीमारी फैलाने में कम सक्षम हो जाते हैं। प्रजनन के जरिए ये प्रसार कैसे होता है? बॉल्विकिया जो है पीढ़ी दर पीढ़ी दर जाते रहता है। बॉल्विकिया से संक्रमित मादा मच्छर अपने अंडों के माध्यम से इस बैक्टीरिया को अगली पीढ़ी में हस्तांतरित करती है। इससे धीरे धीरे मच्छरों की आबादी में बॉल्विकिया की मौजूदगी बढ़ती जाती है। यानी ये जो बैक्टीरिया है चिकनगुनिया, डेंगू और जीका वायरस जो उसमें उपस्थित रहेगा उसको ये कम करने की कोशिश करता है, उसके प्रभाव को ये कम करता है बॉल्विकिया बैक्टीरिया। साइटोप्लाज्मिक असंगति। अगर बॉल्विकिया से संक्रमित नर मच्छर जो है एक मादा मच्छर के साथ प्रजनन करता है जिससे यह बैक्टीरिया नहीं है, अच्छा जिसमें यह बैक्टीरिया नहीं है, अच्छा एक नर मच्छर है जिसमें बॉल्विकिया है बट मादा मच्छर है जिसमें बॉल्विकिया बैक्टीरिया उपस्थित नहीं है, तो अंडे से बच्चे नहीं निकलते हैं, ठीक है। मतलब मच्छर का निर्माण हुआ नहीं है। यह प्राकृतिक रूप से गैर संक्रमित मच्छरों की आबादी को कम करने में मदद करता है। अब फिर से इसको ध्यान से समझना है कि नर मच्छर है जिसमें बॉल्विकिया बैक्टीरिया है बट मादा मच्छर जो है उसके शरीर में बॉल्विकिया नहीं है, और ये दोनों से जब प्रजनन होगा तो क्या है, मतलब कि अंडे का निर्माण नहीं होगा, उससे फिर बच्चे नहीं आएंगे। तो जो मादा मच्छर संक्रमित नहीं थी, गैर संक्रमित,
तो इसके कारण से आबादी नहीं बढ़ेगा। लाभ करें, यह एक पर्यावरण अनुकूल तरीका है, कीटनाशकों का उपयोग नहीं होता है। नहीं तो क्या है, जनरली क्या किया जाता है, मच्छर को मारने के लिए कीटनाशक ये सब का प्रयोग किया जाता है, स्प्रे किया जाता है। पर यह मच्छरों को मारने के बजाय उनकी बीमारी फैलाने की क्षमता को कम करता है। और ये साइंस के इस मेथड से कुछ उसकी जनसंख्या भी धीरे धीरे कम होते जाता है और लंबे समय तक प्रभावी रहता है। अच्छा, क्योंकि बोलवाक्य मच्छरों की पीढ़ियों में बना रहता है। प्रयोग और सफलता, बोलवाक्य विधि कई देशों जैसे ऑस्ट्रेलिया हो, इंडोनेशिया हो, वियतनाम हो और भारत में परीक्षण किया गया है। उदाहरण के लिए ऑस्ट्रेलिया के कुछ क्षेत्रों में इसके इस्तेमाल से डेंगू के मामले में भारी कमी देखी गई है। भारत में भी इस तकनीक पर शोध और प्रयोग चल रहे हैं ताकि मच्छर जनित बीमारियों पर काबू पाया जा सके। निष्कर्ष क्या है, बोलवाक्य विधि मच्छर जनित बीमारियों के खिलाफ एक अभिनव और टिकाऊ समाधान है। यह न केवल स्वास्थ्य सुरक्षा को बढ़ावा देती है बल्कि रासायनिक हस्तक्षेप के बिना प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखने में भी मदद करता है। इसरो की मानव रूपी खोपड़ी या व्योममित्रा एक प्रकार का रोबोट है। अर्ध मानव रोबोट इसको बोला जाता है क्योंकि इसके पास पैर नहीं है, या फिर अर्ध महिला रोबोट, इसको महिला के रूप में बनाया गया है। इसने नहीं, इसरो ने अपने पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए एक हाफ ह्यूमनॉइड रोबोट यानी व्योममित्रा को तैयार किया है। ठीक है, गगनयान मिशन इसरो का आगे होने वाला है, जिसे 2025 में होने वाले मानव रहित परीक्षण मिशन में भेजा जाएगा। यानी शुरू में तो मानव रहित मिशन होगा, ठीक है, जिसमें इसे क्या होगा, भेजा जाएगा। इस रोबोट की खोपड़ी का डिजाइन हाल ही में क्या भाई साल हो गया लगभग, ठीक है, 7-8 महीना। ये क्वेश्चन आपको चाहिए 2024 का, ठीक है। इस रोबोट की खोपड़ी का डिजाइन हाल ही में इसरो की तिरुवनंतपुरम इकाई, विशेष रूप से विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में इनर्शियल सिस्टम यूनिट यानी कि इसरो का एक भाग कर सकते हैं ISU द्वारा अंतिम रूप लिया गया है। यह खोपड़ी मानव जैसी विशेषताओं को अनुकूलन करने, अंतरिक्ष यात्रा की कठिन परिस्थितियों का सामना करने के लिए। डिजाइन की विशेषताओं की बात करें तो सामग्री, खोपड़ी को उच्च शक्ति वाले एल्युमिनियम मिश्र धातु से बनाया गया है जो हल्का, लचीला, गर्मी प्रतिरोधी और यांत्रिक रूप से मजबूत है। यह मिश्र धातु आमतौर पर एरोस्पेस और ऑटोमोटिव उद्योगों में प्रयोग होती है। आकार और वजन की बात यदि किया जाए तो खोपड़ी का आकार 200 मिलीमीटर से 220 मिलीमीटर है और इसका वजन केवल 800 ग्राम है। हल्के वजन का होना अंतरिक्ष मिशन के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे ईंधन की खपत कम होती है। निर्माण की तकनीक की बात किया जाए तो इस एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग या 3D प्रिंटिंग तकनीक से बनाया गया है। इस विधि से जटिल जालीदार संरचनाओं जैसे कि लैटिस स्ट्रक्चर्स बनाई गई हैं जो वजन कम करते हुए मजबूती प्रदान करते हैं। मजबूती की बात किया जाए तो यह खोपड़ी रॉकेट प्रक्षेपण के दौरान होने वाले तीव्र कंपन को सहन करने के लिए डिजाइन की गई है। एल्युमिनियम मिश्र धातु की यील्ड स्ट्रेंथ 220 मेगापास्कल से अधिक है जो इसे स्थायी रूप से विकृत होने से बचाती है। मानव जैसी विशेषताएं हैं तो खोपड़ी में चेहरे की गतिविधियों के लिए जगह और इसे प्रोस्थेटिक सामग्री से ढका गया है, मतलब ऊपर चमड़ी टाइप का चेहरे पर लगाया गया है जो मानव त्वचा की नकल करती है। यह व्योममित्रा को मानव जैसे कार्य करने में सक्षम बनाती है। व्योममित्रा की भूमिका, व्योममित्रा एक महिला हाफ ह्यूमनॉइड रोबोट है जिसमें पैर नहीं है लेकिन ये आगे और बगल में झुक सकती है। यह अंतरिक्ष यान के अंदर क्रू कंसोल पर कार्य करेगी, पर्यावरण नियंत्रण और जीवन समर्थन प्रणाली की निगरानी करेगी और मिशन कंट्रोल के साथ संचार करेगी। इसका उद्देश्य मानव अंतरिक्ष यात्रा से पहले सुरक्षा और परिस्थितियों का परीक्षण करना है। गगनयान मिशन, गगनयान भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है जिसके तहत 2025 में 3 भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को 400 किलोमीटर की कक्षा में 3 दिनों के लिए भेजा जाएगा। व्योममित्रा का मानव रहित मिशन इससे पहले होगा, ठीक है,
ताकि मानव उड़ान के लिए डेटा एकत्र किया जा सके। यानी पहले इस रोबोट को अकेले ही भेजा जाएगा। पर इसरो की यह तकनीक न केवल अंतरिक्ष अनुसंधान में भारत की प्रगति को दर्शाती है, बल्कि भविष्य के मिशनों के लिए जटिल और हल्के ढांचों के निर्माण में भी योगदान देगी। क्या आप इसको छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। अल्बिजिया लेवेक, अल्बिजिया लेवेक, ये तो लगता है वैज्ञानिक नाम है या अंग्रेजी नाम कुछ है, बट सीरीस्क वृक्ष के बारे में देखेंगे। अल्बिजिया लेवेक, जिसे आमतौर पर सीरीस्क वृक्ष के नाम से जाना जाता है, एक मध्यम से बड़े आकार का पर्णपाती वृक्ष है जो मिमोसॉइडे उप परिवार से संबंधित है। यह दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में व्यापक रूप से पाया जाता है। तो ये कहाँ पाया जाता है, ये ध्यान देना है। दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया मतलब भारत में भरपूर रूप में पाया जाता है, और ये एक तरह से क्या किसी भी परिस्थिति में उग जाता है, व्यापक रूप से पाया जाता है, विशेष रूप से भारत, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे देशों में। यह वृक्ष अपनी छायादार शाखाओं और सुंदर फूलों के लिए जाना जाता है। विशेषताएं की बात किया जाए तो ऊंचाई, यह वृक्ष आमतौर पर 15 से 20 मीटर तक बढ़ता है, हालांकि कुछ परिस्थितियों में यह 30 मीटर तक भी पहुंच सकता है। ये अपना अलग अलग क्षेत्र में इसका हाइट है। पत्तियां, इसकी पत्तियां दोहरी स्नांद, ठीक है, ये देख लेना है कि दोहरी स्नांद का मतलब क्या होता है। बिपिनेट ताकि हमने देखा नहीं होती है, जो हल्के और पंख जैसी दिखती है। अच्छा ठीक है, इसका कुछ गुण बता रहा है, हल्की और पंख जैसी दिखती है। अच्छा, छोटा छोटा पत्ती भी होता है, और ये पत्तियां रात में बंद हो जाती है, मतलब थोड़ा सिकुड़ता होगा। ठीक है, सीरीज के फूल सफेद या हल्के गुलाबी रंग के होते हैं और गुच्छों में खिलते हैं, जो देखने में आकर्षक होते हैं। इनमें से हल्की सुगंध भी निकलती है। फल की बात किया जाती है, इसकी फलियां लंबी, चपटी और भूरे रंग की होती है, जिनमें बीज होते हैं। ये फलियां सूखने पर कड़कड़ाहट की आवाज करती है। लकड़ी, इसकी लकड़ी मजबूत और टिकाऊ होती है, जिसका उपयोग फर्नीचर, ईंधन और निर्माण कार्यों में किया जाता है। उपयोग की बात किया जाए तो पर्यावरणीय लाभ है। सीरीज वृक्ष मिट्टी को स्थिर करने और नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मदद करता है, जिससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है। और तो ये एक अच्छा टर्म है कि पौधा है, ऐसे तो हम जानते हैं जनरली लेगुमिनियस प्लांट मतलब दलहनी पौधा जो होता है, वही जो है जनरली जब जानते हैं तो वही है जो क्या करता है, नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिर करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन के रूप में काम करता है। बट इस पौधे को भी याद रखना है कि ये भी नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम करता है। एक एक्सेप्शन गुण है, ये यदि इस पॉइंट में लिख दिया जाए तो लगेगा नहीं, ये तो होता ही नहीं होगा। फिर औषधीय गुण, आयुर्वेद में इसके छाल, पत्तियों और बीजों का उपयोग विभिन्न रोगों जैसे दमा, खांसी और त्वचा रोगों के इलाज में किया जाता है। तो छाया और सौंदर्य, यह सड़कों के किनारे और पार्कों में छायादार वृक्ष के रूप में लोकप्रिय है। फिर ट्राइकोफाइटन इंडोट्री क्या है, तो जनरली इसके बारे में ही समझिए कि ट्राइकोफाइटन इंडोटैनिक नई प्रजाति का कवक है, जो ट्राइकोफाइटन मेंटाग्रोफिडाई समूह से संबंधित है। तो ये क्या है, अंडर आर्म जगहों में क्या है, खुजली ये सब जो पैदा करता है उसी से संबंधित है, संबंधित है। इससे पहले ट्राइकोफाइटन मेंटाग्रोफिडाइस ITS जीनोटाइप 7 के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसे अलग प्रजाति के रूप में मान्यता दी गई है। यह त्वचा हो, नाखूनों हो और बालों पर संक्रमण यानी कि डर्मेटोफाइटोसिस ये दाद पैदा करता है। विशेषताएं क्या है इसका, ये विशेषता होगा, ये फिर इसका गुण भी हो सकता है। जब ये यहाँ पे कवक है तो विशेषता क्या होगा, यह दाद का कारण बनता है। ठीक है, तो ये अच्छा सॉरी हमने क्या, अच्छा यहाँ विशेषता ही है तो संक्रमण का कारण बनता है। देखिए इसका गुण हो गया, अब गुण है बट ये विशेषता में ही कहलाएगा, गुण और गुण विशेषता का ही भाग होता है। ठीक है, तो संक्रमण का प्रकार, यह दाद का कारण बनता है, जैसे त्वचा पर लाल खुजली वाले चकत्ते, जांघों के बीच और चेहरों पर ये क्या है, दाद या खुजली पैदा करता है। प्रतिरोधक क्षमता कर, यह ट्राइविनाइफन के प्रतिरोधी होता है, इसलिए ट्राइकोफाइटन
इंडोटिनी शायद इसका नाम दिया है, किसी दवा के प्रति ये प्रतिरोध उत्पन्न कर लिया है। अच्छा, यह ट्रवीनाइफान के प्रति प्रतिरोधी होता है, जो आमतौर पर दांत के इलाज के लिए प्रयोग की जाने वाली दवा है। तो एक दवा का नाम है, उसके प्रति ये क्या है, मतलब एक तरह से प्रतिरोध पैदा कर लिया है। यह प्रतिरोधी एस्केलिन एपोक्सिडोज जीन में परिवर्तन के कारण होता है। फैलाव की बात की जाए तो मूल रूप से भारत में उभरा है, ठीक है। इसका उत्पत्ति जो है भारत में ही हुआ है, लेकिन अब यह एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका और अन्य क्षेत्रों में भी फैल चुका है। यह व्यक्ति से व्यक्ति में आसानी से फैलता है। लक्षण: त्वचा पर लाल सूजे हुए चकत्ते जो बहुत खुजली करते हैं, जलन या दर्द की अनुभूति हो सकती है। आमतौर पर यह निचले शरीर यानी जांघों या कमरों नी कमर और चेहरों को प्रभावित करता है। इलाज: इट्राकोनाजोल। यह दवा आमतौर पर प्रभावी पाई गई है, खासकर 200 मिलीग्राम प्रतिदिन की खुराक में 1 से 12 सप्ताह तक, ठीक है। ओरिकोनाजोल, यह भी एक विकल्प हो सकता है। तो ध्यान देना है कि ट्राइकोफैटन के बारे में तो जानते हैं, दवा कोई काम का होता नहीं है, ठीक है। जितना दिन आप इसका दवा खाइएगा ठीक रहेगा, फिर खा लिए बैगन ये सब तो फिर हो जाएगा, खुजाते रहिए। आगे देखते हैं। इसीलिए इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है, चाहे जितने भी प्रकार का ये खुजली हो, ठीक हुआ फिर हो जाएगा। इंट्राकोनाजोल, यह दवा आमतौर पर, और सबको अनुभव होगा ही, चलिए आगे इस पर बात नहीं करने की जरूरत है। इंट्राकोनाजोल, यह दवा आमतौर पर प्रभावी पाई गई है, खासकर 200 मिलीग्राम प्रतिदिन की खुराक में 1 से 12 सप्ताह तक। फिर है वोरिकोनाजोल, यह भी एक विकल्प हो सकता है। टर्बिनेफाइन, इसके प्रति प्रतिरोध के कारण यह तो अब कम प्रभावी रह गया है। सामयिक दवाएं, टॉपिकल ट्रीटमेंट, अकेले प्रयोग करने पर कम असरदार, लेकिन मौखिक दवाओं के साथ मिलाकर अच्छे परिणाम दे सकते हैं। ये सप्लीमेंट कुछ अपना 1-2 दवा मिला होगा नहीं। आपको ट्राइकोफैटन के बारे में, इंडिटेनी के बारे में डिटेल से पूछा जाएगा, पर इसकी पहचान करना मुश्किल है क्योंकि इसके लिए जीनोमिक अनुक्रमण की जरूरत होती है, जो हर जगह उपलब्ध नहीं होती है। यह बार बार होने वाले और इलाज में कठिन बीमारी का कारण बनता है। आगे देखते हैं गर्भावधि मधुमेह। तो जीडीएम क्या होता है इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। गेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस, यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें गर्भावस्था के दौरान पहली बार उच्च रक्त शर्करा यानी हाइपरग्लाइसीमिया का पता चलता है। यह आमतौर पर गर्भावस्था के मध्य या अंतिम चरण, दूसरी या तीसरी तिमाही में विकसित होता है और ज्यादातर महिलाओं में प्रसव के बाद ठीक हो जाता है। हालांकि इसके प्रभाव माँ और बच्चे दोनों पर हो सकते हैं, इसीलिए इसे गंभीरता से लेना जरूरी है और इसके बारे में जानना जरूरी है और पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो गर्भावधि मधुमेह क्या होता है? गर्भावस्था के दौरान हार्मोनल बदलाव और शरीर की इंसुलिन के प्रति संवेदनशीलता में कमी के कारण रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है। अगर शरीर पर्याप्त इंसुलिन नहीं बना पाता है या उसका उपयोग ठीक से नहीं कर पाता है तो जीडीएम हो सकता है। यह सामान्य मधुमेह टाइप 1 और टाइप 2 से अलग होता है क्योंकि यह केवल गर्भावस्था से संबंधित होता है। जोखिम कारक की बात किया जाए तो अधिक वजन या मोटापा, परिवार में मधुमेह का यदि इतिहास है तो हो सकता है, 25 वर्ष से अधिक उम्र हो तो हो सकता है, पिछली गर्भावस्था में जीडीएम का इतिहास यदि रहा है तो अगले बार भी हो सकता है। फिर है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। कुछ जाति समूह जैसे दक्षिण एशियाई या अफ्रीकी में खतरा अधिक है। ये कुछ है यहाँ पे, मतलब इस प्रकार का कोई सिंड्रोम है यानी कि बीमारी है, उसके कारण भी ये जीडीएम हो सकता है, ये समझ सकते हैं। लक्षण की बात किया जाए तो जीडीएम में अक्सर कोई स्पष्ट लक्षण नहीं दिखते हैं, लेकिन कुछ महिलाओं में निम्नलिखित हो सकते हैं: असामान्य प्यास, बार बार पेशाब आना, थकान, धुंधला दिखाई देना। चूंकि लक्षण हल्के या अनुपस्थित हो सकते हैं, गर्भावस्था के 24 या 28 सप्ताह के बीच ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट OGTT के जरिए इसकी जांच की जाती है। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा भैया और बात है माँ और शिशु पर क्या प्रभाव पड़ता है इस जीडीएम का। तो माँ पर प्री एक्लेम्पसिया यानी उच्च रक्तचाप और अंगों की क्षति का खतरा हो सकता है। सिजेरियन डिलीवरी की संभावना बढ़ जाती है इस
टाइप के मधुमेह में। भविष्य में टाइप 2 मधुमेह होने की जोखिम हो सकता है, लगभग 50% तक इसका चांस होता है। शिशु पर यदि कहा जाए तो बड़ा आकार, मैक्रोसोमिया जिसमें जन्म के दौरान चोट का खतरा, फिर जन्म के बाद निम्न रक्त शर्करा, हाइपोग्लाइसीमिया, ये सब बच्चों में हो सकता है। सांस लेने में तकलीफ, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, भविष्य में मोटापा, ये टाइप 2 मधुमेह का खतरा बच्चों में भी हो सकता है। ज्ञान की बात किया जाए तो ग्लूकोज स्क्रीनिंग टेस्ट, गर्भावस्था के 24 या 28 सप्ताह में 50 ग्राम ग्लूकोज पीने के बाद 1 घंटे में रक्त शर्करा की जांच। ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट क्या है, तो अगर स्क्रीनिंग में सामान्य परिणाम आए तो 100 ग्राम ग्लूकोज के साथ 3 घंटे की जांच। तो ये सब कुछ है सामान्य पॉइंट। प्रबंधन और इलाज, आहार नियंत्रण, कम शर्करा और उच्च फाइबर वाला भोजन जैसे साबुत अनाज, सब्जियां, छोटे छोटे और नियमित भोजन, प्रोसेस्ड और मीठे खाद्य पदार्थों से परहेज करना, व्यायाम, हल्की शारीरिक गतिविधि जैसे पैदल चलना या योग, डॉक्टर की सलाह से। निगरानी की बात किया जाए तो घर पर ग्लूकोमीटर से रक्त शर्करा की जांच होनी चाहिए। दवाई की बात किया जाए तो अगर आहार व्यायाम से नियंत्रण न हो तो इंसुलिन इंजेक्शन कुछ मामले में, मेटाफॉर्मिन या अन्य दवाएं, यानी डॉक्टर के परामर्श ये लिखना जरूरी होता है। रोकथाम करें, गर्भावस्था से पहले स्वस्थ वजन बनाए रखें, नियमित व्यायाम और संतुलित आहार, गर्भावस्था के दौरान नियमित जांच, जेडीएम को समय पर नियंत्रित करने से माँ और बच्चे दोनों के लिए जोखिम कम हो जाते हैं। तो लगता है ये लास्ट ही होना चाहिए। अच्छा ठीक है, लास्ट ही था। तो आज हमने देखा कुछ साइंस। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को क्या शेयर करें। तो मिलते हैं अब सोमवार को, मतलब इस प्रकार की वीडियो से। बाकी आपका जो शॉर्ट्स वीडियो है वो आते रहेगा संडे को भी, लेकिन अब हिस्ट्री का क्वेश्चन जो क्यूज चलते रहता है वो आएगा मंडे। ठीक है, तो आज वर्क इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद।